नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और अभी तक इसकी 7 वीडियो आज आ चुकी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हैं। आज हम लोग 8वीं वीडियो करेंगे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर आप लोग पहले की 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। यूट्यूब इस चैनल पर उसकी एक प्ले लिस्ट बनी है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। यह रिकैप प्रोग्राम उन टॉपिकों को लेकर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस इस प्रोग्राम की कोई भी वीडियो मिस इस प्रोग्राम की कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। इसलिए आप इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं और इस प्रोग्राम को भी अच्छे से पूरा करिए, सभी वीडियो को देखिए, ताकि कहीं से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो गलत ना हो। और एक एक क्वेश्चन से हजारों लोग छंटते हैं दोस्तों। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत और मैं अभी रेलवे के स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और अच्छा मटेरियल और ज़्यादा मटेरियल दे दें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे मिस नहीं करना है, इसको जरूर से देख लेना है। और छोटी सी वीडियो है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के जैसे 1.5 स्पीड करके आप देखेंगे तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगे। आप पढ़े ही हैं, बस ये रिकैप का प्रोग्राम है ताकि चीजें ताजा हो जाएं तो गलत ना हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी शॉर्ट में कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको यह हमारे भाग 4 में है और यहीं पे ग्रुप डी के एग्जाम बन जाते हैं कि डीपीएसपी किस भाग में है, कहाँ से प्रेरित है, यानी किस संविधान से लिया गया है, ये सब चीजें पूछ लेता है ग्रुप डी में। तो फटाफट देख लेते हैं। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है, यह याद रखना है, और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र तथा न्याय का प्रतीक है। हमारा लोकतंत्र कैसा है, इस डीपीएसपी से हमें पता चलता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की झलक आपको दिखेगी और न्याय का भी प्रतीक है। इसके अनुच्छेदों को, इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को दिखा रहा है और न्याय का प्रतीक है। इसमें गांधी जी के सिद्धांतों को लागू किया गया है। गांधी जी का जो मूल विचार था, उनकी जैसी सोच थी और जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसकी एक झलक इसमें डाल दी गई है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों से मिलते हैं। यह 1935 के अधिनियम में उल्लेखित निर्देशों के उपकरण को ही दर्शाता है और इसी को डीपीएसपी आप कह सकते हैं। 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 का जो हमारा अधिनियम था, उसमें उल्लेखित था कि निर्देशों के सिद्धांत एक चीज दी गई थी, उसी को ही डीपीएसपी कहते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है। आयरलैंड, इसको याद रखिएगा। राज्य को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मगर राज्य नीतियां बनाते वक्त इसे ध्यान रखेगा। यानी यह बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य इसको लागू नहीं करता है, इन तत्वों को या इन सिद्धांतों को लागू नहीं करता है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है। हाँ, यह कहा गया है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो उस समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही नीति बनाएगा। इसकी प्रकृति पूछ देती है
तो यह सकारात्मक प्रकृति का है, यानी राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, राज्य यह करेगा, राज्य वह करेगा। वहीं जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य इनके ये अधिकार नहीं लेगा, तो इसलिए उसे नकारात्मक और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तो हैं, इनको सकारात्मक प्रकृति का कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हाँ, अब हमें पता है ये 36 से 51 तक है, तो फटाफट हम उन अनुच्छेदों को देख लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यह चीज़ किस अनुच्छेद में है, यह सब चीज़ें देख लेंगे हम जल्दी-जल्दी, तो हमें पता चल जाएगा। अनुच्छेद 36 इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है राज्य का अर्थ वही है जो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 12 उसमें भी राज्य की परिभाषा थी, उसी बात को यहाँ लिखा गया है। अनुच्छेद 36 के बाद अनुच्छेद 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू किस प्रकार करना है, वह चीजें अनुच्छेद 37 में है। यहीं पर लिखा गया है कि यह राज्य पे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य अपनी नीतियां बनाते वक्त इसको ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 38 राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो सके। जो हम प्रस्तावना में लिखे हैं कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का वादा किए हैं, वह चीजें यहाँ भी लिखी हैं अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 इस डीपीएसपी का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद इसी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत बताए गए हैं। क्या? कि महिला पुरुष को समान रोजगार के अवसर देने का प्रयास करेगा राज्य। राज्य अधिकतम लोगों के कल्याण की व्यवस्था करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। राज्य आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, यानी राज्य आर्थिक भी केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा, यानी ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही ज्यादा संसाधन, ज्यादा पैसा हो जाए, लेकिन कुछ लोग भूखे मरने लगे, इस चीज को भी ध्यान रखेगा। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। पहले महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, इसलिए इन चीजों को यहाँ डाल दिया गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिले। राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका प्रयास करेगा। राज्य बच्चों का व्यक्तित्व विकास पर भी फोकस करेगा, यानी बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, उचित विकास हो, इसका ध्यान रखेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 39 क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ अनुच्छेद 40 में ऐसा लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतें स्थापित करने का प्रयास करेगा। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। गांधी जी ऐसा ग्राम स्वराज की उनकी संकल्पना थी कि गांव को सबसे केंद्र में रखो, गांव को ज्यादा विकसित करो, देश अपने आप विकसित हो जाएगा। उस चीजों को, उस सिद्धांत को यहाँ लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 ए लग गया कैपिटल ए, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है और इसी में यह व्यवस्था है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, राज्य लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी जो गरीब हैं, जिनको नहीं समझ है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो अच्छा वकील कर सकें, इसलिए इस चीज को यहाँ जोड़ दिया गया कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रयास करेगा। और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, यानी कि इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और 42वां संविधान संशोधन से इस पूरे डीपीएसपी में 3 चीजें जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 39 ए पहला हो गया, आगे हम और भी 2 देखेंगे। अच्छा, 40 तक हो गया था। अब अनुच्छेद 41 राज्य सभी को काम, शिक्षा और लोक सहायता देगा, यानी कि सभी को काम का व्यवस्था करवाएगा, यानी रोजगार, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा और लोक स्वास्थ्य, इसके लिए
बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। यानी एक मानव को मानवीय कार्य दशाएं मिले, ना कि उसको हाथ से मैला उठाना पड़े या कुछ ऐसा कार्य किसी ऐसे कारखाने में काम करना पड़े जहाँ उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए या वहाँ बहुत गंदगी हो। तो इसलिए मानवीय कार्य दशाएं हो लोगों को, और मातृत्व सहायता जो माताएं हैं, गरीब हैं, उनको उचित पोषण मिले, ये सब चीजें 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 इसमें राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। ये नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और 50 रुपया वेतन दे दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिले। अनुच्छेद 43 याद रखिएगा। अनुच्छेद 43A ये लग गया कैपिटल, यानी बाद में जोड़ा गया होगा। इसमें है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होगी। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो उद्योग धंधे हैं, जो कंपनियां हैं, उसमें जो कर्मचारी हैं, प्रबंधन में उनकी भी सहभागिता हो। ये नहीं कि उच्च स्तर पर बैठे लोग ही अपना प्रबंधन बना लें और वो अपना हित ही देखें। जब कर्मचारियों की भी सहभागिता होगी प्रबंधन में, तो उनके भी हित के हिसाब से प्रबंधन होगा। इसलिए अनुच्छेद 43 ये जोड़ा गया और ये राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी यह भी 42वां संविधान, और अभी हम पीछे देखे थे 39A और ये 43A, ये 42वें से जोड़े गए। एक और जोड़ा गया है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 43B कैपिटल बी, ये भी बाद में जोड़ा गया होगा और इसमें लिखा गया है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य प्रयास करेगा कि जो सहकारी समितियां हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। यह 97वां संविधान संशोधन 1911-12 से जोड़ा गया है इसमें। तो 43 हो गया। 44 सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ क्वेश्चन नहीं बनता हो। या तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, अनुच्छेद 44। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, जो बहुत चर्चा का विषय शुरू से ही बना हुआ है और अभी वर्तमान सरकार इसे लागू भी करना चाहती है, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। यह क्यों ऐसा था? समान नागरिक संहिता की बात क्यों की गई? क्योंकि उस समय हमारे देश में अनेक अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक अनेक धर्म के समुदाय हैं, उनकी अलग अलग नागरिक संहिताएं हैं। लेकिन हम लोग सोचे थे कि आगे जाकर लोगों की समझ बढ़ेगी, लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि एक समान नागरिक संहिता एक देश के लिए अच्छी होगी। इसलिए इसको यहाँ रखा गया और राज्य का दायित्व दिया गया कि आप आगे चलकर समान नागरिक संहिता बनाएंगे। अनुच्छेद 45 बाल बालपन पूर्व देखभाल, यानी जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की बात है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। यानी जो हम आंगनवाड़ी देखते हैं वह यहीं से प्रेरित हुआ है, अनुच्छेद 45 से ही। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। जो दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के या और भी कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनको शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। यह 46 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि हैं जीवन स्तर, पोषाहार व स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा राज्य। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, उनका पोषाहार अच्छा हो सके और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। इसी से निकल के आता है कि मादक पदार्थों का रोक लगाएगा। यानी जो गुजरात बिहार में शराबबंदी है वह यहीं से प्रेरित है। घातक औषधियों पर रोक लगाएगा, यह अनुच्छेद 47 से ही प्रेरित है और इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 जिसमें कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के
में उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। जब हम आज़ाद हुए तो सबसे मुख्य पेशा हमारा कृषि और पशुपालन ही था। तो ऐसा कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि इसमें उन्नत तकनीकियों का उपयोग हो। हरित क्रांति यहीं से प्रेरित है। उसमें इसमें यह भी कहा गया है कि पशुओं के वध, खासकर गाय के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा राज्य। 48 फिर 48 ए यानी कैपिटल ए यानी ये बाद में जोड़ा गया होगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। तो तीन संशोधन के 42वें संविधान संशोधन से 3 चीजें डीपीएसपी में जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए। इसमें लिखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य या वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, संरक्षित करेगा, वन को संरक्षित करेगा और उसमें रहने वाले वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48 ए में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 49 हमारे राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य। जो हमारे स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुएं हैं, उनकी संरक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। अनुच्छेद 50 जो कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव की बात करता है। जब हम एक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग का गठन किया गया, ऐसा अधिनियम भी पारित हुआ, पास भी हुआ, लेकिन न्यायपालिका इसको शून्य घोषित कर दी, क्योंकि उसने कहा कि यह कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा। वह यहीं से प्रेरित है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव करेगा। अनुच्छेद 50 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 51 जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, शांति और सुरक्षा की नीति है, उसको बढ़ावा देने के लिए है। इसमें लिखा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। इसी वजह से जो शांति सेना है यूएनएससी की, उसमें भी हमारे सैनिक जाकर जगह जगह पर अलग अलग देश में शांति बनाने का प्रयास करते हैं। हम जब जो देशों में टकराव होता है या कोई युद्ध होता है, तो हम उसमें भी शांति का प्रयास करते हैं। तो ये सब हमारे अनुच्छेद 51 से प्रेरित है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग डीपीएसपी देख लिए। इतना भी अगर आप बार बार रिवाइज करके याद कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। रेलवे ग्रुप डी में अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं है, यहीं से आपका सही हो जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो इसको नालसा भी कहते हैं, इसकी स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये अनुच्छेद 39 है, बी अनुच्छेद 43 है, सी अनुच्छेद 43 बी, डी अनुच्छेद 48 है। इसका उत्तर सही देने से पता चलेगा कि आपको यह वीडियो समझ में आई और डीपीएसपी पे नॉलेज आपका अच्छा है। यह क्वेश्चन बनता भी है बहुत। रही बात पीडीएफ की, दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर डाल दिया जाता है, तो आप उससे जुड़ जाइए और वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो नहीं देख सकते। पीडीएफ होगा तो 5 मिनट में हम सारे को रिवाइज कर लेंगे और हमारा सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी, ताकि एग्जाम में गलत नहीं हो। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इस सीरीज में हम उन्हीं टॉपिकों को ला रहे हैं, कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं सब टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वीडियो आप उसे देख पाओ। हम नए हैं, हमारा चैनल नया है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही वीडियो बनाएंगे, वैसे ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ा कच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अगर प्रोत्साहन मिला, आपका प्यार मिला, तो हम और ज़्यादा ही वीडियो लाएंगे और ज़्यादा कंटेंट दे देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो।
और आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों इस वीडियो को लाइक किए, इसको आगे बढ़ाए, हमारा मोटिवेशन बनाए। तहे दिल से धन्यवाद।